जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप लोग परिभाषा कैसे बना सकते हैं। ये दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिया है, तो अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो गारंटी के साथ बोलता हूँ आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली ये हमारी पुरानी वाली बुक है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और एनसीईआरटी वाले में बहुत कम। अगर आप इसमें से प्रैक्टिस कर लेते हो तो गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे और आपको पढ़ाई इसी में से करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी वाली बहुत शॉर्ट में दी गई है और समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या है, पहले दिया गया है आवश्यक किरण आरेख बनाकर निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पूरा चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें परिभाषा देनी है वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र की परिभाषा आप कैसे देंगे, वक्रता केंद्र की परिभाषा आप कैसे देंगे ये बताइए। मैं देखिए बोल दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है। वक्रता केंद्र, यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है आप जानते होंगे। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है। अब इसकी परिभाषा आप कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड सभी चीज़ें आप इसी में परिभाषा बना सकते हैं। वक्रता केंद्र आप जानते होंगे एक प्रकार का केंद्र का ही बिंदु होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसे पूरा आरेख खींचें तो यहाँ से पूरा एक केंद्र बन जाएगा, इस तरीके से कुछ गोला बन जाएगा इस तरीके से। मतलब ये बीचों बीच जो केंद्र का भाग होता है वही आपका वक्रता केंद्र होता है। जैसे हम अगर गोला बना लें, उसका जो केंद्र होता है वहीं से अगर हम काट देते हैं और पॉलिश कर देते हैं तो वो आपका दर्पण बन जाता है। यहाँ पर आपका P हो जाता है, यहाँ पर आपका हो जाता है F यानी मुख्य फोकस, और यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या दर्शाता है कि भाई किसी भी जो दर्पण होता है उस कटे हुए भाग के उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो आप परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण ही तो है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग का होता है उस खोखले गोले के कटे हुए भाग के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, या उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपकी बन गई। आगे देखिए क्या है, देखिए इसकी यहाँ पर इसका भाई पूरा गोले का केंद्र जो, तो उस खोखले आप सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र खोखले गोले के कटे हुए भाग, गोली दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या आपको मैंने बताया है कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जब हम नापते हैं तो वक्रता त्रिज्या होती है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाती है वक्रता त्रिज्या, यानी आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आपकी वक्रता केंद्र की परिभाषा हो गई। वक्रता त्रिज्या की क्या आप लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को किसमें से दर्शाया जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, आर से दर्शाया जाता है। तो अब आर की परिभाषा आप कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से और मुख्य फोकस की परिभाषा आपसे पूछ सकता है। तो मुख्य फोकस यहाँ पर ये है, तो आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा हो गई। देखिए आप इसी में से सभी परिभाषाएं क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी परिभाषाएं, देखिए आप किसकी परिभाषा पूछा है, मुख्य यहाँ पर हमसे पूछ लिया वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, तो हमने बता दिया। आगे देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी, मुख्य फोकस की परिभाषा पूछा है। इसकी परिभाषा तो आप क्या लिखेंगे भाई, मुख्य फोकस। चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस, पूरी वीडियो देखिए आपको बहुत समझ में आ जाएगा। मुख्य फोकस तो हम एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस भाई आपका मुख्य अक्ष आप जानते होंगे, ये है आपकी, ये पूरी लाइन जो है सीधी आपकी मुख्य अक्ष है। तो आपका मुख्य फोकस क्या होगा कि भाई यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए समांतर आई, इस लाइन के समांतर हो, पूरी समांतर का मतलब जानते हो ना कि कहीं पर काटे नहीं, एकदम सीधी दोनों रेखा हो, ठीक है। समांतर आने वाली किरणें या प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उस बिंदु को ही हम उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी का भी पूछे आपको इसी तरीके से लिखना, ठीक है। इसमें तो गुजर रही है लेकिन उसमें प्रतीत होता है केवल उत्तल दर्पण, बस यही हो जाएगा। आगे देखिए आपकी इसकी परिभाषा क्लियर हो गई, ठीक है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, मतलब ये आपकी एफ हो जाती है। अब आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे भाई, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम
दर्पण की ही फोकस दूरी कहते हैं। वो चाहे अगर अवतल दर्पण का पूछे तो आप बोलेंगे कि भाई मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल दर्पण के लिए पूछे तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अवतल दर्पण पूछे तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इस तरीके से आप इसकी भी परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। आगे देखिए क्या है, कोई भी मैं रटवा नहीं रहा हूँ आपको। आगे देखिए, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अगर आपसे पूछे तो आप उत्तल दर्पण बना लीजिए, सिंपल सी बात है। इस तरीके से एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, है ना। इसमें आपका क्या होता है, पूरा आप एक रेखा खींच देंगे, आपका बीच में ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र, और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पर एक फोकस हो जाएगा। इधर तो नहीं बनता, इधर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ये। तो अब आपका अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा हमको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, उत्तल दर्पण के जिस बिंदु से होती हुई यानी गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसमें वास्तव में नहीं जाती है, तो आप लिखेंगे कि भाई जाती हुई प्रतीत होती है या एकत्रित होती प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी भी परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। आगे देखिए, फोकस दूरी की परिभाषा क्या लिखेंगे। इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, है ना, या फाप की हो जाएगी। ध्रुव तथा, तो आप यही लिखेंगे भाई, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन आपको ये इसी में आपको क्लियर करवा देंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो अब क्या लिखेंगे आप, इसी में से आप पूरा क्लियर कर लेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी में से आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। कैसे क्लियर करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है। तो प्रतिबिंब से मतलब है कि किसी चीज़ की छाया बनना, वही आपका प्रतिबिंब हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो प्रकाश की किरणें जिस स्रोत से या जिस प्रकाश स्रोत से होकर गुजरती हैं और किसी दर्पण से टकराती हैं या लेंस से जाती हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी छाया बन जाती है या उसमें उसका नकली भाग बन जाता है। उसी नकली भाग को ही हम उस वस्तु या उस किसी भी चीज़ के प्रकाश स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रतिबिंब की परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैं रटवा नहीं रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रतिबिंब की दूसरी परिभाषा भी बन सकती है कि भाई एक बूंदी से होकर जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो उस फोकस बिंदु से मिलने वाली किरणें जो होती हैं वही आपका प्रतिबिंब होता है। तो बहुत सारे आप परिभाषा दूसरी लिख सकते हैं, इसमें बात नहीं करते। लेकिन ये बोल रहे हैं कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप आसानी से बना सकें, ना कि आप रटें। मतलब आसानी से बना लेंगे, कोई भी परिभाषा बता देंगे, बस परिभाषा ही तो बतानी है। आप आगे देखिए, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि प्रकाश की आने वाली किरणें उसके मुख्य फोकस में वास्तव में मिलती हैं। अगर वो प्रतिबिंब आभासी होगा तो प्रतिबिंब आपका सीधा होगा और यह ज़्यादातर आपका उत्तल दर्पण में बनता है। बस सिंपल सी बात है, इस तरीके से लिख देंगे। और देखिए आगे क्या है, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में बनता है। इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं वो मुख्य फोकस से वास्तव में जाती हैं और इसमें जाती हुई प्रतीत होती हैं केवल, ठीक है। इस तरीके से आपकी जाती हुई इसमें प्रतीत होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। आगे देखिए क्या पूछा है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, केवल किरण आरेख बनाकर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए। जबकि केवल किरण आरेख बनाकर अवतल दर्पण में वस्तु मुख्य फोकस पर हो। चलिए बनाते हैं इसका। वस्तु जब मुख्य फोकस पर हो तो क्या होगा, हमने पहले भी बताया लेकिन बना लेते हैं। चलिए, वस्तु क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन में आपका, तीसरा का पहला में वस्तु मुख्य फोकस पर हो। वस्तु मुख्य फोकस पर हो, ठीक है। राइटिंग नहीं बन रही क्योंकि जल्दी लिख रहे हैं। तो वस्तु मुख्य फोकस पर हो। तो अब क्या बोला है, अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण में बोला है तो अवतल दर्पण किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे सीधी, ध्रुव। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई अपना जो है लाइन कैसे इतना सीधी खींच देते हैं। देखिए मैं प्रैक्टिस किया हूँ लाइन सीधी खींचने की। आप एक लाइन ले लें, उसमें खींचें बार बार तो प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए मेरी कितनी सीधी लाइन आती है, डरता नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को खींचने को कहते हैं बीच में टेढ़ा कर देंगे, तो आप प्रैक्टिस करो, बनने लगेगा सब कुछ। और ये देखिए आपको जो दर्पण बनता है वो भी एकदम बढ़िया बन जाता है। तो प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, प्रैक्टिस से ही ज्ञान आता है, सब कुछ आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि आपका वस्तु मुख्य फोकस पर हो। मान लेते हैं मुख्य फोकस यहाँ पर है तो यहीं पर आपकी वस्तु रखी हो। मान लेते हैं ए और बी वस्तु है। मान लेते हैं इस तरीके से कुछ किरणें जाएंगी भाई यहाँ से,
यहाँ से भी जाएंगी, यहाँ से भी जाएंगी, बहुत सारी जाएंगी, कहीं से भी जा सकती हैं और आपकी मुख्य फोकस ही होकर जाएंगी। इस तरीके से होकर यहाँ से किरणें जाएंगी और यहाँ से आपकी जाएंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी हो जा सकता है कि जाती हुई प्रतीत हो सकती हैं। देखिए दोनों भी हो सकता है इसमें कंडीशन। लेकिन अगर मुख्य फोकस से और पास रख दें, मुख्य फोकस ध्रुव के बीच में अगर कहीं पर रखेंगे तो वो आपका आभासी प्रतिबिंब इसमें बन जाता है और आपका प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुख्य फोकस पर बोल रहा है, तो अगर मुख्य फोकस कर रहेगा तो आपका वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेज होते हैं कि वास्तविक आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रतिबिंब, अब देखिए क्या है, वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो आपको किरण आरेख बनाना है। वस्तु मुख्य फोकस पर हो, अवतल दर्पण प्रतिबिंब कब बनना, प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके से कुछ आपका एक लाइन खींच देंगे सीधी, अनंत दूरी पर देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब कहेंगे आप सीधी लाइन नहीं खींचे, चलिए सीधी खींच देते हैं, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर कट ही नहीं हो रहा है, जहाँ पर काटेगा प्रतिबिंब वहीं पर तो बनेगा, तो आपका कट ही नहीं हो रहा है, तो आपका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। आगे चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे क्या पूछा है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बने। आपका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बने तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसकी दूरी बढ़ा देनी पड़ेगी। इसकी दूरी जैसे बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब और पास जाता जाएगा। चलिए देखते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है कि इसकी दूरी इतनी घटा देते हैं तो प्रतिबिंब इधर बनने लगता है। सिंपल सी बात है। एक और आपका अवतल दर्पण बना लेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं, चलिए इस तरीके से कुछ बना लेंगे। आपका प्रतिबिंब कहाँ पर हो, मतलब प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस पर बने, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं मुख्य फोकस है। देखिए मान लेते हैं, जब नाप कर बनाते हैं तो इसकी थोड़ा सा डिस्टेंस इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये जब नाप कर बनेगा तो एकदम सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या करेंगे भाई, जितनी दूरी से आपकी वस्तु रहेगी आपका प्रतिबिंब उतना ही करीब जाता जाएगा। तो मान लेते हैं, अब यहाँ से तो मान नहीं सकते लेकिन यहाँ से तो मान सकते हैं, ठीक। अनंत दूरी पर मारते हैं, अनंत दूरी पर मानेंगे तो इस तरीके से कुछ जाएगी और इस तरीके से कुछ काटेगी। लेकिन और इसकी दूरी अगर बढ़ा दें, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, यही रेखा ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर दोनों कट जाएंगे अब, ठीक है। आप कल्पना कर लेना, ठीक है, ये रेखा गई यहाँ से। मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ रखी है, अब देखिए इसमें से लाइन गुजारेंगे इसकी, तो आपका प्रतिबिंब लगभग मुख्य फोकस के यहाँ पर बन रहा है, और दूर कर देंगे, सिंपल सी बात है, हो जाएगा। यानी आपका प्रतिबिंब कहाँ पर, वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से दूर होना चाहिए, तो आपका मुख्य फोकस के पास आपका प्रतिबिंब बनेगा। बस आपका परिभाषा क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। चौथा देखिए क्या दिया गया है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, मैंने यहीं पर आपको बता दिया कि जब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अवतल दर्पण एक बना ही लेते हैं, इस तरीके से कुछ हम यहाँ पर पी बनाते हैं, ध्रुव बनाते हैं, सॉरी मुख्य फोकस और केंद्र बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु अगर रख देते हैं इस तरीके से, ए और बी वस्तु कोई रखी है, तो उसका प्रतिबिंब इस तरीके से तो जाएगा, लेकिन उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, इधर पर बनेगा, और इस तरीके से कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए कट कर रहा है इसका, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। सॉरी, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर क्यों, यहाँ से गुजरेगी ना लाइन, तो यहाँ से गुजरेगी आपकी लाइन, तो आपका प्रतिबिंब लगभग इधर बन रहा है। जितना पास जाएगा प्रतिबिंब उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका किरण आरेख ये भी बन जाता है ना। दर्पण में प्रतिबिंब बनने का आरेख बताइए, इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख कीजिए। अब वस्तु की स्थिति का उल्लेख पूछ रहा है तो आप उल्लेख कर दीजिए कि भाई वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में कहीं पर रखी होनी चाहिए। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए आपका पांचवा क्या है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख बनाकर बताइए। किरण आरेख हमने बता ही दिया, चलिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आपका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के दाएं साइड होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम उत्तल दर्पण बना लें एक, इस तरीके से आपका बनेगा उत्तल दर्पण। आपका यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र, यहाँ पर आपका एफ, यहाँ पर आपका पी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या यहाँ पर पूछा गया है, देखिए उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किरण आरेख बनाना है, बस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, इस तरीके से कुछ किरणें जाएंगी, मुख्य फोकस से होती हुई प्रतीत होती हैं, और आपका प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बन रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर हम एक लाइन गुजारें वक्रता केंद्र में, तो आपका प्रतिबिंब लगभग यहाँ पर बन नहीं रहा है, यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, देख सकते हो। क्योंकि आपकी वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब इधर ही कहीं पर बनेगा, लेकिन आपका आभास हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन प्रतिबिंब एक्चुअली में अगर बोलें तो दोनों दर्पणों में प्रतिबिंब इधर ही बनता है, बस इसमें आभास होता है कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सिंपल सी बात है, कर लोगे आप, ठीक है। तो आप लिख देना कि भाई उत्तल दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, आभासी, और आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। अब देखिए
देखिए आपका समतल दर्पण जो होता है उसमें भी प्रतिबिंब आपका एकदम सीधा बनता है। आगे देखते हैं छठवां में क्या दिया है। आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों मानी जाती है। अब देखिए बार बार क्यों बना, इसको हमने सॉल्व करवा दिया था। अगर थोड़ा सा बता दें, आपको हिंट दे दें कि भाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की ऋणात्मक क्यों ली जाती है, क्योंकि आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो जानते होंगे। यहाँ पर अगर हम बता दें थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस तरीके से कुछ अक्ष होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी दर्पण बना देते हैं, मान लीजिए इस तरीके से बना देते हैं, इसको भी अगर बना दें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, इधर आपका पॉजिटिव, इधर निगेटिव। तो देख सकते हैं अगर जो वस्तु इधर रखी होगी तो उसका चिन्ह हम ऋणात्मक लेंगे, और इधर जो प्रतिबिंब बनेगा उसका चिन्ह ऋणात्मक, और इधर जो बनेगा उसका चिन्ह धनात्मक लेंगे, इधर बनेगा तो लेंगे दाएं साइड। तो अब देख सकते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर साइड, तो इसका पॉजिटिव लिया जाता है, और अवतल दर्पण में इधर बनता है तो आपका इधर निगेटिव लिया जाता है। इस कंडीशन में आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, एक कंडीशन होती है। तो इस तरीके से बना लेंगे, बस सिंपल सी बात है, आप कर लेंगे। अब सातवां क्या है, केवल प्रतिबिंब देखकर कैसे विभेद कीजिएगा। क्या करेंगे, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब देखेंगे, भाई उसको छू तो सकते नहीं हैं, तो कैसे आप विभेद करेंगे कि वो उत्तल दर्पण है एवं अवतल दर्पण है। तो आपको हम कंडीशन बहुत सारी बताए थे कि भाई उत्तल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा और आभासी होगा, सिंपल सी बात है, और अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब वास्तविक होगा एवं आपका प्रतिबिंब उल्टा होगा। बस इसी देखकर परिभाषित कर लेंगे। समतल दर्पण एवं अवतल दर्पण में, भाई समतल दर्पण में क्या होता है, जितनी दूरी पर जाएंगे उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब होता जाएगा। प्रतिबिंब आपका क्या रहेगा, एक प्रकार से पीछे साइड भी बनता, आभास प्रतीत इसमें भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखते होंगे आप जितनी दूरी जाएंगे प्रतिबिंब उतना दूर शीशे के इधर चला जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें भी विभेद कर लेंगे। अवतल दर्पण बता ही दिया, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण में आप कर लेंगे। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण में आभासी एवं आपका सीधा, समतल दर्पण में भी आभासी एवं सीधा। बस समतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में थोड़ा गोल साइड बन जाएगा, और समतल दर्पण में पूरा बढ़िया मस्त प्रतिबिंब बन जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से विभेद कर लेंगे। चलिए आठवां बढ़ते हैं। आठवां में क्या होगा, अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थिति पर रखने से रेखीय आवर्धन एक होता है, आवश्यक आरेख बनाकर बताइए। आपका रेखीय आवर्धन एक कब होगा, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन एक कब होगा, देखिए आप सूत्र जानते होंगे, यम इक्वल टू आप जानते होंगे V/U, ठीक है। V/U का मतलब रेखीय आवर्धन 1 कब होगा, जब आपका दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान हो, या दर्पण से दर्पण या प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और वह बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों का अनुपात समान हो, या दोनों की दूरी समान हो, दोनों की ऊंचाई समान हो। जैसे यहाँ पर अगर एक सूत्र आप जानते होंगे, यम इक्वल टू आपका हो जाता है I/O, ठीक है, इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं V/U, इस तरीके से भी लिखते हैं, या H'/H बराबर V/U। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको एक रख दें, इसको एक मान लें, ठीक है, 1/1 इक्वल टू आपका 1/1 इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। या अगर इसको 10 मान लें, 10/10 इक्वल टू, अगर इसको भी मान लेते हैं 20 मान लो, कितना भी मान लो, 10/10 दोनों जब अगर सेम हो जाए, ठीक है, 10/10 20 मान लो, 20 मान लो, कितने भी मान लो, 20 कट गया 1 आ गया, 10 से 10 कट गया 1 इक्वल टू 1, यानी दोनों का क्या आ गया, यम इक्वल टू आपका सेम आ गया 1। तो 1 अगर आपका आ जाएगा, यम कब आएगा, जब आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी समान हो, या आप बोल सकते हैं कि आपके जो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई समान हो, या लंबाई समान हो, या आप कह सकते हैं या हाइट समान हो। बस सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपका रेखीय आवर्धन एक हो जाता है। आवश्यक आरेख बनाकर आप बताना है, आरेख बना लेना, ठीक है। ये क्या है भाई, दोनों को समान दूरी पर प्रतिबिंब ले आना, मुख्य फोकस पर रख देना, समान दूरी पर प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका किरण आरेख अगर बनाना है तो दोनों की समान दूरी कर देना, ठीक है। आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है और आपका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई है, दोनों की समान हो जाए, दोनों आप बराबर बना देना, ठीक है। जैसे आप कोई भी दर्पण बनाएं, इस तरीके से मान लो बिंदु आकार का मान लेते हैं, तो यहाँ पर बिंदु आकार का अगर बन जाएगा समान हो जाएगा। बस सिंपल से है, हो जाएगा, आप बना लेंगे, आई हो, ठीक है। P आप यहाँ पर बना लेंगे, यहाँ पर आपको C हो जाएगा, F हो जाएगा। आपका जो आपके यहाँ पर वक्रता केंद्र पर वस्तु मान लीजिए कोई रख दिए, इतनी बड़ी रख रहे हैं, यहाँ से आपके प्रतिबिंब इधर गई तो आपकी ये भी आपकी उतनी ही बड़ी बन गई। देखिए आपका वक्रता केंद्र पर रखकर बना दीजिए, किरण आरेख हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी क्लियर हो जाता है कि देखिए मैं कोई रटा हुआ नहीं हूँ, बस सिंपल सी बात है, जो बोल रहा है वही करते जा रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको बताया जाए, क्योंकि आपके स्कूल में या कहीं भी रटाया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मैं रटने के एकदम खिलाफ हूँ,
देख सकते हैं, आपको हर कंसेप्ट आना चाहिए। आगे देखते हैं, समांतर आपतित किरणों के परावर्तन के आरेख बनाकर, समांतर आपतित किरणों के, यानी समांतर आपतित का मतलब है आने वाले किरणों के परावर्तन के आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार का दर्पण अभिसारी होता है यानी कन्वर्जेंट होता है, तथा किस प्रकार का दर्पण डिवर्जेंट यानी अपसारी होता है। अब देखिए कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट का मतलब देखिए बोल ही रहा है कन्वर्जेंट डिवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है कन्वर्ट करना, कलेक्ट करना आप बोल सकते हो। कन्वर्जेंट का मतलब एकत्रित कर देना किसी चीज़, किरणें हैं वो आ रही हैं, फैल के आ रही हैं और वो गई और एकत्रित हो गई इस तरीके से। और डिवर्जेंट का मतलब है डिवर्जेंट, मतलब इस तरीके से एकत्रित गई और उसमें लड़ने के बाद फैल गई। तो किस में होता है ये बताओ, आपका अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में किरणें अभिसरित तो होती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर अवतल दर्पण लें इस तरीके से कुछ लेंगे, यहाँ पर आपका P बनाएंगे, F बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम C बनाएंगे, यहाँ पर F बनाएंगे, तो कोई भी किरणें जाती है मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। कोई भी किरणों को ले लो, मुख्य फोकस से होकर सब किरणें एक जगह पर मिलेंगी, कोई कहाँ से भी ले लो, सब किरणें एक जगह पर मिलेंगी यहीं से, है ना, यहाँ पर। तो ये आपका क्या करता है, एकत्रित कर देता है किरणों को एकदम। और इधर से भी भेजोगे तो एक जगह पर इधर भेज देगा, इधर से भेजोगे इधर, देखिए बर्बाद कर दिया, लेकिन इधर मतलब एक जगह पर एकत्रित करके वो भेज रहा है, मतलब किरणों की एक जगह पर फोकस बना रहा है यहाँ पर, है ना, मुख्य फोकस आपका यहाँ पर बनेगा। अरे यार आप टॉर्च जो इस्तेमाल करते हो देखते होंगे फोकस बन जाता है उसमें, क्यों बनता है देखते होंगे, इसमें जो बल्ब जलता है, बल्ब एक जगह पर फोकस हो जाता है, वो लेंस लगा होता है उसमें, सॉरी दर्पण लगा होता है आपका, दर्पण लगा होता है अवतल दर्पण जो ट्रकों में होता है, बहुत दूर तक लाइट चली जाती है। आप यार ना तो प्रयोग करना सीखिए ना, ठीक है। तो अगला पेज इसमें खोल लेते हैं क्योंकि इसमें ये हो गया है, अगला पेज देख लेते हैं इसमें, क्योंकि आपका ये भर गया है, तो माफ़ करना, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पेज इधर है, तो ये कागज़ हम लगा लेते हैं क्योंकि नीचे फिर उतरे ना। तो इस तरीके से कुछ इसको भी रखते हैं। अब देखिए अगला सॉल्व करते हैं, चलिए इसमें सॉल्व कर देते हैं आपका इसमें। देखिए वीडियो को अगर आप बने हैं अभी तक तो आई होप आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते होंगे। आगे देखिए क्या है, क्योंकि अगर आप रट्टू तोता बनना चाहते हैं तो जाकर इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। बन आपकी हो गई, समांतर आपतित किरणों के परावर्तन के आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार का दर्पण अभिसारी यानी कन्वर्जेंट होता है तथा किस प्रकार का अपसारी। तो आपका अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी होता है, इस तरीके से अभिसारित करता है, या यहाँ पर होता है, और यहाँ पर आपका वक्रता कोई भी किरण लाओ मुख्य फोकस पर ये भेजेगा, कोई भी किरण लाओ मुख्य फोकस पर भेजेगा, इस तरीके से कोई भी किरण लाओ मुख्य फोकस पर भेजेगा। इधर से अगर लाते हैं, ठीक है, इधर से लाते हैं तो भी मुख्य फोकस इस तरीके से भेजेगा, इस तरीके से कुछ। तो आपका देखें यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है, देखिए जल्दी जल्दी बना दिया हूँ। और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, है ना, कन्वर्जेंट यानी आपका हो गया अभी आप देख लें अभिसारी, ठीक है, यानी तो आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, अभिसारी, है ना। अपसारी का मतलब फैला देना। उत्तल दर्पण में ये होता है, इस तरीके से यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर एक आपका उत्तल दर्पण बना है, यहाँ पर आपका एक हो गया आपका ध्रुव, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए वक्रता केंद्र मुख्य फोकस, ठीक है। यहाँ पर भी एक हो जाता है एफ मान लीजिए यहाँ पर, और वक्रता डैश मान लेते हैं इनको, ठीक है, ये पी आपका एक ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इधर से किरणें जाएंगी, इसमें जाती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, लेकिन आपका इधर जा रहा है, देखिए यहाँ से किरणें जाएंगी, जाती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन किरणों को देखिए ये फैला रहा है, एक्चुअली मिला रहा है कहीं पे नहीं, इसे मिलती हुई प्रतीत बस हो रही है ना, एक्चुअली में तो ये मिला ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है, फैला रहा है, देख सकते हो। इस तरीके से जाएंगी और इधर निकल जाएंगी किरणें, है ना, इधर आपकी किरणें इधर से जाएंगी और इधर निकल जाएंगी, मतलब ये फैला रहा है। तो इस तरीके इधर अगर इधर से भेजोगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए टकराई, इसमें जाती हुई प्रतीत होंगी, इधर आपकी किरण चली आएगी, इस तरीके से आप एक किरण गई मान लीजिए हमारे चेहरे से, इसमें ऐसे गई और इस तरीके निकल, देखिए पूरी किरणों को फैला दिया, इधर उधर कर दिया, फोकस तो बन ही नहीं रहा इस तरीके का। ये आपका अपसारी लेंस हो जाता है। अपसारी का मतलब डिवर्जेंट, ठीक है, अपसारी इंग्लिश में बोला जाता है डिवर्जेंट। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए मैं रटवा नहीं रहा हूँ, पूरा आपका सॉल्व करवा दिए, पूरा एक ही बार में एक वीडियो में, 24 मिनट की वीडियो में। आई होप इतने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए तो आपका टाइम बचेगा। आगे देखते हैं, किरण आरेख बनाकर प्रदर्शित कीजिए। अब आप करिए इसको, मैं नहीं करवाऊंगा। अवतल दर्पण का आप बना ही लेंगे, एकदम सिंपल बताया। उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन किस प्रकार से होता है? उत्तल दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन किस प्रकार से होता है? उत्तल दर्पण बनाओ इस तरीके सीधा बार बार बनाओ, वही मुख्य फोकस P, ठीक है। क्या होगा, समांतर आने वाली किरणें प्रतीत होती हैं या वास्तविक में जाती हैं? अवतल दर्पण में वास्तव में जाती है, इसमें जाती हुई प्रतीत होती है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर, ठीक है। किरणें हैं इस तरीके से, किरणें तो इधर जाएंगी लेकिन इसमें प्रतीत बस हो रही हैं। तो मतलब कि
मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण में दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तक तल से टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। दूसरा, आपतन कोण यानी आने वाला कोण और परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्यों होंगे भाई? यहाँ पर एक अभिलंब खींच देंगे अगर, तीनों एक ही तल पर होंगे और ये कोण जितना यहाँ पर बनाएगा ये कोण भी आपको उतना ही रहेगा। देख सकते हो लगभग बराबर ही है। तो इस तरीके से आपका कुछ हो जाता है। कोण दोनों का आपका सेम रहेगा, आपतन कोण परावर्तन कोण। यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके समझाया था, कोई किरण आपकी इस तरीके से अगर पड़ेगी तो इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर एक अभिलंब खींच देंगे तो ये कोण बराबर होता है। तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, है ना। ये आपका हो जाता है एक नियम। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे ये आपका हो गया, पूरा सॉल्व करवा दिए। आगे किरण आरेख बनाकर समझाइए कि अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से समांतर किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब क्या होता है? जब किरणें एक जगह पर मिलती हैं तो बस ये आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज कब होगा? जब आपका यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो इधर प्रतिबिंब बनने लगेगा, आपका अपसारित होने लगेंगे। बस यही तो हो गया आपका अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अपसारी किरण पुंज कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आपका अपसारी किरण पुंज कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो अपसारी किरण पुंज उत्तल दर्पण में प्रकाश डालने पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्रतीत बस होगा और वो किरणों को फैला देगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटा छोटा क्वेश्चन था, आप कर लिए। अगर आप चाहें तो मैं अति लघु उत्तरी प्रश्न भी अगली वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। इसमें हमने 11 क्वेश्चन कवर किए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। इसमें लगभग बच्चों को 10 दिन 15 दिन याद करने में लग जाते हैं। मैंने सोचा आपको एक वीडियो में याद करवा देते हैं पूरा चीज़, आप इसमें सब कुछ समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम अति लघु उत्तरी प्रश्न सॉल्व करेंगे इसमें का। देखिए मैं आप कहेंगे पुरानी बुक से आप क्यों करवा रहे हैं, तो देखिए आपको एनसीईआरटी से मिल रहा है पूरी तरह से। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे। 100% श्योरिटी से मैं बोल रहा हूँ, 100% गारंटी से कि एक भी क्वेश्चन आपके छूट के ही नहीं आएंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा प्रैक्टिस कम होती है, क्वेश्चन इधर उधर अगर घुमा के पूछ लिया तो बस फिर लड़के कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं सोचा आपको इसमें से बताया जाए। तो इन क्वेश्चनों की फिर करवा देंगे, आप कर लेंगे लेकिन करने की कोशिश करना। लेकिन अगली वीडियो में करवा देंगे। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? आर बराबर आपका 2f होता है। बस इस तरीके से कर लेना। अपने चेहरा का सीधा प्रतिबिंब चाहते हैं, बड़ा प्रतिबिंब चाहते हैं देखने के लिए, किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? आपका अवतल दर्पण, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब भी चाहिए, उत्तल दर्पण में छोटा हो जाता है और सीधा तभी बनेगा और आपका आभासी बन जाएगा, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण बनेगा। कब बनेगा? जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु होती है। इस तरीके से हो जाता है ये क्वेश्चन। किस प्रकार के दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका उत्तल दर्पण से आपका आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। एक दर्पण के सामने खड़े होने पर आप अपना छोटा सीधा प्रतिबिंब देखते हैं, छोटा देखते हैं और सीधा देखेंगे तो आभासी देखेंगे, वो दर्पण है। तो बताइए उत्तल दर्पण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। किस प्रकार के दर्पण में रेखीय आवर्धन एक से अधिक प्राप्त हो सकता है? आपका अवतल दर्पण में एक से अधिक भी प्राप्त हो सकता है ना, रेखीय आवर्धन अवतल दर्पण में ही हो सकता है भाई। बड़ा आपका प्रतिबिंब बन सकता है वस्तु से बड़ा। तो बस ये हो गया। प्रतिबिंब को पर्दे पर लेने के लिए कैसे दर्पण का प्रयोग कीजिएगा? प्रतिबिंब को पर्दे पर कब लिया जा सकता है? जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हो। भाई वास्तव में मिलेंगी तभी तो होगा। तो आपका अवतल दर्पण में लिया जा सकता है पर्दे पर, है ना। उत्तल दर्पण में नहीं लिया जा सकता। बस सिंपल है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, मतलब कि जितनी दूरी से किरणें आएंगी उतनी दूरी पर वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कहीं पर अगर बीच में कुछ से रोका ना गया तो। बस सिंपल सी बात है, इस तरीके से हो जाता है। आगे देखते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? गोला होता है भाई। उस गोले के मध्य बिंदु पर एक बिंदु खींचते हैं, उसमें से जो सीधी रेखा खींच देते हैं वही आपकी मुख्य अक्ष हो जाती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैंने बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या दिया दर्पण के, अब यहाँ पर क्या दिया? दर्पण के मुखों के समांतर किरणों को अपसारित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोगी होता है? समांतर किरणों को अपसारित करने के लिए आपको उत्तल दर्पण उपयोगी होता है। आप जानते हो उत्तल दर्पण किरणों को फैला देता है, यानी अपसारित कर देता है या डिवर्जेंट कर देता है। आगे देखते हैं गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध बताइए। 1/f इक्वल टू, आप सूत्र याद किए होंगे, 1/v + 1/u, है ना। उसको किसी भी तरह के लिख सकते हैं कि भाई 1/f इक्वल टू 1/u + 1/v, कुछ भी लिख सकते हैं भाई, दोनों सेम ही आएगा आंसर जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्लस का है मतलब किधर भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं
11 नंबर, समतल दर्पण में तथा उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों में क्या समानताएं होती हैं? तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब दोनों ही आपके आभासी होते हैं। ये आपकी समानताएं कुछ होती हैं, और भी समानताएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैंने एक छोटी समानता बताई क्योंकि अतु लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा है। देखिए, संलग्न चित्रों में आपतित एवं परावर्तित किरणों का मार्ग देखकर बताइए कि चित्र में प्रदर्शित बॉक्स में किस प्रकार का दर्पण स्थित हो सकता है। इसमें दिया ही नहीं गया, इसमें बस संलग्न चित्र में है ना, किस प्रकार का दर्पण हो सकता है ये बता। अपसरित होंगी किरणें तो आपका अपसरित मतलब फैलाएगा किरणों को, या प्रतीत होगा केवल एक बिंदु से होते जाती हुई प्रतीत होंगी किरणें तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। और अवतल क्या है, एक जगह पर एकत्रित कर देगा पूरा फोकस को, जैसे लाइट में कर देता है। आपके जो टॉर्च होती है घर में आपका यूज करते हैं, या ट्रक में जो लाइट लगी होती है, या कार में जो लाइट लगी होती है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तभी वो फोकस बनाकर दूर तक मारता है, सारे प्रकाश को एक जगह पर कलेक्ट कर देता है, सारी किरणों को। तो क्या होता है, वहाँ पर प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, जिससे हमें ज़्यादा चीज़ें दूर तक की देख पाते हैं। बस सिंपल सी बात है, इस तरीके से हो जाएगा। मैंने पूरी प्रश्नावली ही 30 मिनट की वीडियो में करवा दी, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ सॉल्व किया जाता है यार, कभी याद नहीं किया जाता। अब आप सोचते अगर कि मैं रट लूँ तो कितना आप रट लेते? आप बताइए, ये पूरी बुक आप रट सकते हैं? इतनी बुक पढ़ने के लिए अगर मिली है तो इसको आप कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे ना। अगर आप इसको पूरी रटने बैठ जाएंगे तो आप एक तरफ रटेंगे और एक तरफ भूल जाएंगे। तो आप कभी रटने की कोशिश मत कीजिए, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाइए। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की 10th की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।